हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल फ्री ऑनलाइन टीचिंग वन में। तो स्टूडेंट, आज के इस वीडियो में हम कक्षा 9वीं त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो आपकी त्रैमासिक परीक्षा के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर अध्याय 1 संख्या पद्धति नंबर सिस्टम क्वेश्चन बैंक के यहाँ पर हम कुछ वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को समझने वाले हैं, जो आपके अध्याय 1 के हैं। तो सभी प्रश्नों को आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। तो यहाँ पर प्रश्न क्रमांक 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। पहला प्रश्न है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इस प्रश्न को समझते हैं। तो यहाँ पर क्वेश्चन इस प्रकार से दिया गया है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल या अंतर सदैव एक संख्या होगी। तो सबसे पहले आपको परिमेय और अपरिमेय संख्याओं के बारे में पता होना चाहिए। तो परिमेय संख्या क्या होती हैं? ऐसी संख्याएं जिन्हें हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं, परिमेय संख्या कहलाती हैं। इस प्रकार से अंश बटे हर के रूप में हम लिख सकते हैं। तो ये परिमेय संख्या होती है। जैसे यदि हम उदाहरण लें 3/5, तो यहाँ पर 3/5 एक परिमेय संख्या है। अब इसके बाद अपरिमेय संख्या क्या होती हैं? तो अपरिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं, करनी वाली संख्याएं जिनका वर्गमूल नहीं होता है, जैसे करनी 3, यहाँ पर करनी 2, और दशमलव वाली संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। इस प्रकार से जैसे हमने लिखा 3.2525, इस प्रकार से अनंत तक यहाँ पर इनकी आवृत्ति होती है। और यहाँ पर पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या। तो आपको ध्यान रखना है कि परिमेय संख्या ऐसी संख्या होती हैं जिन्हें P/Q के रूप में अर्थात अंश बटे हर के रूप में लिखा जा सकता है, जैसे हमने 3/5 को लिखा। और अपरिमेय संख्या ऐसी करने वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है, अंडर रूट वाली संख्याएं, और दशमलव वाली संख्या जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। और यहाँ पर पाई भी एक क्या है? अपरिमेय संख्या है। तो क्वेश्चन में यहाँ पर इस प्रकार से पूछा गया है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय। तो जैसे यहाँ पर हमने एक परिमेय संख्या को लिखा, 3/2 को लिखा, तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अर्थात यहाँ पर जोड़ना। तो यहाँ पर यदि हम एक परिमेय संख्या ले लें, जैसे यहाँ पर हमने 3/2 एक परिमेय संख्या को लिखा और एक अपरिमेय संख्या, और यहाँ पर इनका योगफल और अंतर सदैव क्या होगा, यहाँ पर हमें ज्ञात करना है। तो सबसे पहले यदि हम एक परिमेय संख्या को हमने लिखा 3/2 को, और यदि हम एक अपरिमेय संख्या ले लें, इस प्रकार से करनी वाली संख्या ले लें, इस प्रकार से हमने एक परिमेय संख्या को लिखा और एक अपरिमेय संख्या को लिखा। तो सबसे पहले यहाँ पर हमें इनका योगफल और अंतर हमें चेक करना है कि क्या होता है। तो यहाँ पर जैसे यदि हम इनका योगफल ज्ञात करें, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सदैव क्या होगी? एक अपरिमेय संख्या होगी। और यदि हम इनका यहाँ पर अंतर ज्ञात करेंगे, तो यहाँ पर इनका अंतर भी क्या ज्ञात होगा? एक अपरिमेय संख्या ही ज्ञात होगा, क्योंकि यहाँ पर 3/2 प्लस करनी 3 आ जाएगा। और यहाँ पर जब हम इनका अंतर ज्ञात करेंगे तो 3/2 माइनस करनी 3 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आपको ध्यान रखना है कि एक परिमेय तथा एक अपरिमेय संख्या का योगफल अर्थात जोड़ना या अंतर अर्थात घटाना सदैव क्या होता है? सदैव एक अपरिमेय संख्या होता है। तो इस प्रकार से आपका 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो बहुत ही महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं, क्योंकि जो आपके ऑब्जेक्ट टाइप क्वेश्चंस हैं ये आपके 28 अंक में पूछे जाएंगे। इसलिए सभी वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को आपको अभी से अच्छे से तैयार करते जाना है, क्योंकि आपकी जो त्रैमासिक परीक्षा है 19 सितंबर से होने वाली है। तो लगभग आपके पास 15 से 16 दिन का समय बचा है। तो आप अच्छे से तैयारी करें। इसके बाद यहाँ पर दूसरा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी संख्या अपरिमेय संख्या है। तो आइए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में यहाँ पर 3 प्लस √23 और यहाँ पर माइनस √23 दिया गया। तो इसको यदि हम सॉल्व करें, तो यहाँ पर सबसे पहले यदि हम कोष्टक को खोलें, तो इस प्रकार से 3 प्लस
√23 आ जाएगा और यहाँ पर -√23 आ जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्लस और -√23 यहाँ पर समान संख्या दी गई है प्लस माइनस में, तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगी। तो यहाँ पर केवल क्या बचेगा, 3 बचेगा। और 3 क्या है, एक परिमेय संख्या है, क्योंकि इसके बटे हम 1 लिख सकते हैं, तो इस प्रकार से परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर हमें अपरिमेय संख्या बताना है कि निम्नलिखित में से कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं हो सकता। इसके बाद 12 नंबर के ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 करनी 7 और यहाँ पर बटे में दिया गया 7 करनी 7। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे करनी 7 समान है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएगी और 2/7 बचेगा। 2/7 तो एक क्या है, परिमेय संख्या है, तो यहाँ पर दूसरा ऑप्शन भी नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम तीसरे ऑप्शन को चेक करें तो यहाँ पर 7 नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर 1/2 दिया गया। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं करनी वाली संख्या दी गई है और यहाँ पर करनी 2 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो इस प्रकार से 1/2 यहाँ पर अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम चौथे ऑप्शन को चेक कर लें कि यहाँ पर ये तो नहीं है अपरिमेय संख्या। तो यहाँ पर देख सकते हैं 2 - करनी 5, यहाँ पर यदि हम ब्रैकेट को ओपन कर दें 3 + करनी 5, तो इस प्रकार से यहाँ पर आप देख सकते हैं प्लस माइनस में करनी 5 यहाँ पर दी गई है, तो यहाँ पर कैंसिल हो जाएंगे। 2 और 3 प्लस में दिए गए हैं, तो जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। तो यहाँ पर पहला ऑप्शन भी नहीं होगा, दूसरा भी नहीं होगा और ना ही चौथा ऑप्शन होगा। आपका 7 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। 1/2 यहाँ पर क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका ये राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन दिया गया है, यदि a बड़ा है 0 से एक वास्तविक संख्या है और p और q परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन सत्य होगा। तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य होगा। तो आइए यहाँ पर हम समझ लेते हैं। तो यहाँ पर पहले ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिया गया है कि a पर p की पावर अपॉन में दिया गया है a पर q की पावर और बराबर में दिया गया है a पर p + q की पावर। तो इस प्रकार से आपने घातांकी के नियम पढ़े होंगे इस प्रकार से कि जब भी आधार समान हो तो यहाँ पर आधार नीचे होते हैं। इस प्रकार से यहाँ पर आधार a है और यहाँ पर a आधार है। जैसे यदि आपसे पूछा जाए कि a के ऊपर p की पावर में आधार का मान क्या है, तो यहाँ पर आधार a का मान हो जाएगा और p यहाँ पर घात हो जाएगी। तो जब भी आधार समान हो, यहाँ पर a पर p की पावर में आधार a है, यहाँ पर a पर q की पावर में आधार a है, तो जब आधार समान हो तो यहाँ पर भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर a पर क्या आ जाएगा, p - q की पावर आ जाएगी, p - q की पावर। लेकिन यहाँ पर तो p + q दिया गया है, तो यहाँ पर आपको बताना है कि इनमें से कौन सा कथन सत्य है। तो यह कथन आपका असत्य दिया गया, पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। इसके बाद हम दूसरे ऑप्शन को चेक करेंगे। यहाँ पर आप देख सकते हैं दूसरे ऑप्शन में a पर p की पावर दी गई है, ब्रैकेट दिया गया है और यहाँ पर इंटू q की पावर दी गई है और बराबर में यहाँ पर a पर p + q की पावर दी गई है। तो यहाँ पर घातांकी के जो नियम होते हैं कि यदि घात के ऊपर घात हो, यहाँ पर a पर p की घात पहले से है और a p पर q की घात अलग से दी गई है, तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो a पर क्या आ जाएगी, p × q की पावर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो p + q दिया गया है, तो यह कथन आपका क्या होगा, असत्य होगा। तो पहला कथन आपका असत्य होगा, दूसरा कथन असत्य होगा। इसके बाद यहाँ पर यदि हम तीसरे कथन को चेक करें तो तीसरे कथन में यहाँ पर इस प्रकार से दिया गया है, a पर p की पावर अपॉन में दिया गया है a पर q की पावर। तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात आधार समान हो, यहाँ पर a आधार यहाँ पर दिया गया है, a आधार यहाँ पर दिया गया है, तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो यहाँ पर a जाके ता आधार आ जाएगा, घात क्या हो जाएंगी, घट जाएंगी, p - q आ जाएगा। तो यहाँ पर a पर p - q की घात आ जाएगी। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर का ऑप्शन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर हम लास्ट वाले ऑप्शन को भी चेक कर लें। तो यहाँ पर a पर p की पावर दी गई है, इनटू में यहाँ पर a पर q की पावर दी गई है। तो हम इसको चेक करेंगे कि ये कथन आपका सत्य है कि असत्य है। तो यहाँ पर a पर
2 की पावर दी गई है इंटू यहाँ पर PQ की पावर दी गई है। तो यहाँ पर जब भी आधार समान हो, यहाँ पर A आधार है, यहाँ पर भी A आधार है, तो जब भी आधार समान हो तो यहाँ पर गुणा में घातें क्या होती हैं, जोड़ती हैं, तो P प्लस Q की पावर आ जाएगी। लेकिन यहाँ पर तो A पर 2 की पावर इंटू PQ की पावर दी गई है। तो यहाँ पर पहला कथन आपका असत्य है, दूसरा कथन असत्य है, तीसरा कथन आपका सत्य दिया गया और चौथा कथन आपका असत्य है। तो क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से आपका कौन सा कथन सत्य है, तो सा नंबर का ऑप्शन आपका आंसर राइट आंसर हो जाएगा, यह कथन आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर चौथा क्वेश्चन दिया गया है, यदि b का मान बड़ा है 0 से, एक वास्तविक संख्या है और m और n परिमेय संख्या है, तब निम्न में से कौन सा कथन असत्य दिया गया है। यहाँ पर आपको 3 ऑप्शन में यहाँ पर जो कथन दिए गए हैं वे सत्य दिए गए हैं और कोई एक ऑप्शन में आपका कथन असत्य दिया गया, तो यहाँ पर हमें चेक करना है। तो आइए यहाँ पर हम इसको समझ लेते हैं। तो यहाँ पर यदि हम पहले ऑप्शन की बात करें तो A नंबर में आपको इस प्रकार से दिया गया, तो यहाँ पर पहला ऑप्शन इस प्रकार से दिया गया, यहाँ पर हमने लिखा b पर m की पावर इंटू b पर n की पावर बराबर में दिया गया है b पर m प्लस n की पावर। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि b पर m की पावर इंटू b पर n की पावर, तो यहाँ पर आधार b दिया गया है, यहाँ पर भी आधार b दिया गया है। तो जब आधार समान हो तो गुणा में घातें क्या होती हैं, जुड़ती हैं। यहाँ पर भी b आधार है और यहाँ पर भी b आधार है, तो यहाँ पर b पर क्या हो जाएगी, m प्लस n की पावर हो जाएगी। तो जो यहाँ पर कथन A नंबर के कथन आपका सत्य दिया गया है, लेकिन यहाँ पर हमें असत्य कथन को चेक करना है। तो पहला कथन आपका क्या होगा, सत्य होगा। इसके बाद B नंबर के ऑप्शन को हम चेक करेंगे। तो यहाँ पर B नंबर में दिया गया है b पर m की पावर और यहाँ पर होल पावर n की दी गई है, तो यहाँ पर b पर m n की पावर आ जाएगी। तो यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा, क्योंकि जब घात के ऊपर घात होती है, b पर m की घात है और यहाँ पर होल घात n की है, तो जब घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है, तो b पर m इंटू n की पावर आ जाएगी। तो दूसरा कथन भी आपका सत्य होगा। अब इसके बाद यहाँ पर हम तीसरे कथन को चेक करेंगे। तो सा नंबर में आपको जो कथन दिया गया है इस प्रकार से दिया गया है, b पर m की पावर भाग का चिन्ह दिया गया है और b पर n की पावर दिया गया है और बराबर में दिया गया है अब b पर n माइनस m की पावर। तो यहाँ पर भी आधार समान है और जब आधार समान हो तो भाग में घातें क्या होती हैं, घटती हैं। तो b पर m माइनस n की पावर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है, n माइनस m की पावर दी गई है। तो पहले आपको ध्यान रखना है कि सबसे पहले हम पहली घात को लिखते हैं, तो पहली घात यहाँ पर m दी गई है, लेकिन यहाँ पर तो दूसरी घात n दी गई है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं। तो b पर m माइनस n की पावर आ जाएगी, लेकिन यहाँ पर उल्टा दिया गया है, n माइनस m की पावर दी गई है। तो इस प्रकार से सा नंबर का ऑप्शन आपका कथन जो हो जाएगा असत्य हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर हम दा नंबर के ऑप्शन को चेक कर लें। तो यहाँ पर दा नंबर के ऑप्शन में दिया गया है इस प्रकार से कि b पर m की पावर भागित b पर n की पावर, तो बराबर में यहाँ पर b पर m माइनस n की पावर दी गई है। यह कथन भी आपका क्या होगा, सत्य होगा। क्यों होगा, क्योंकि जब आधार समान हो तो भाग में घातें घटती हैं, तो घात m माइनस n की घात आ जाएगी। यह कथन आपका सत्य दिया गया है, लेकिन आपका सा नंबर का ऑप्शन आपका असत्य कथन हो जाएगा, यही आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर पांचवा क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो इन चारों ऑप्शंस में से हमें चेक करना है कि कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो यहाँ पर हम इन ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर पहले ऑप्शंस की यदि हम बात करें 5/4, तो आपको क्या करना है, अंश में हर से भाग करना है, अर्थात ऊपर की संख्या में आपको नीचे की संख्या से भाग करना है। तो 4 का भाग हम 5 में करेंगे। तो इस प्रकार से हमने 4 का भाग 5 में किया। इस प्रकार से हम चेक करेंगे कि 1 व 2 के बीच कौन सी संख्या है, कौन सी ऐसी परिमेय संख्या है जो 1 व 2 के बीच नहीं है। तो 4 का भाग 5 में करेंगे, एक बार जाएगा तो यहाँ पर 4 एकम 4 होगा, यहाँ पर 1 बचेगा, दशमलव का चिन्ह लगाएंगे, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 4 दूनी 8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं। तो यह तो एक
1 और 2 के बीच संख्या दी गई है, तो पहला ऑप्शन तो आपका नहीं होगा। इसके बाद यहाँ पर दूसरे ऑप्शंस को यदि हम चेक करें, 11/8 दिया गया है, तो हम नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर करेंगे, अर्थात हर का भाग हम अंश में करेंगे। तो यहाँ पर यदि हम 8 का भाग 11 में करें, 8 का भाग यदि हम 11 में करें तो 8 एकम 8 होगा, घटाएंगे यहाँ पर 3 बचेगा। इसके बाद यहाँ पर दशमलव आ जाएगा और यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 8 का भाग 30 में लगभग 3 बार जाएगा, तो यहाँ पर 24 आ जाएंगे। तो यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि 11/8 को हमने सॉल्व किया तो 1.3 और आगे भी आएगा, तो यह भी 1 और 2 के बीच है, तो दूसरा ऑप्शन भी आपका नहीं होगा। इसके बाद यदि हम तीसरे ऑप्शन को चेक करें, 17/8, तो नीचे की संख्या का भाग यदि हम ऊपर करें, अर्थात हर का भाग यदि हम अंश में करें, 8 का भाग हम 17 में करेंगे, तो यहाँ पर आप देखें 8 का भाग 17 में 2 बार जाएगा, 8 दूनी 16 होगा, तो यहाँ पर 1 बचेगा। इसके बाद 8 का भाग तो 1 में नहीं जाएगा, तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, यहाँ पर 0 आ जाएगा, 8 एकम 8 आ जाएगा, और आगे भी आएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जैसे हमने 8 का भाग 17 में किया तो इसका आंसर कितना आया, 2.1, लगभग 2 से बड़ा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं क्वेश्चंस में पूछा गया है कि निम्न में से कौन सी परिमेय संख्या 1 व 2 के बीच नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो 2.1 है या तो 1 और 2 के बीच नहीं है, तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको भी चेक कर सकते हैं, यदि हम 8 का भाग 13 में करें तो यहाँ पर 8 एकम 8 होगा, यहाँ पर 5 बचेंगे, दशमलव का यहाँ पर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर 6 बार जाएगा तो 48 आ जाएंगे। तो यह 1 और 2 के बीच है 1.6, लेकिन यहाँ पर 2.1, यहाँ पर यह 1 और 2 के बीच नहीं है। तो इस प्रकार से आपका 7 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 6वां क्वेश्चन दिया गया है कि किन्हीं 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होता है, और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो हम कोई भी 2 परिमेय संख्याओं को लें और उनका हम गुणनफल को चेक करें तो इनमें से क्या होता है। तो जैसे यदि हम एक परिमेय संख्या लें, 7/2 को हमने लिखा है, यह एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर गुणा का चिन्ह लगाएं, और दूसरी हम परिमेय संख्या लें, जैसे यहाँ पर हमने 3/5 को लिखा, और इन दोनों को हम गुणा करें, इनको हम चेक करें कि 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल अर्थात गुणा करने पर क्या आता है। तो यहाँ पर यदि हम गुणा करें तो ऊपर की संख्या का गुणा ऊपर करेंगे तो 7 का गुणा 3 में करेंगे 21 आ जाएंगे, 2 का गुणा 5 में करेंगे तो 10 आ जाएंगे। तो 21/10 क्या है, एक परिमेय संख्या है। तो जब भी आपको ध्यान रखना है कि जब भी हम 2 परिमेय संख्याओं का गुणनफल करते हैं तो सदैव क्या होता है, एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो इसका जो राइट आंसर होगा यहाँ पर सदैव एक परिमेय संख्या होती है। तो आपको ध्यान रखना है कि किन्हीं भी 2 परिमेय संख्या, आप कोई भी 2 परिमेय संख्या को ले लें और उनका आप गुणा करें तो सदैव एक परिमेय संख्या ही प्राप्त होती है। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 7वां क्वेश्चन दिया गया है कि इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो आपको बताना है कि इनमें से कौन सी है जो अपरिमेय संख्या है। तो आपको पता होना चाहिए कि अपरिमेय संख्या क्या होती है, अंडर रूट वाली संख्या जिनका वर्गमूल नहीं होता है। जैसे यदि हम पहले ऑप्शंस को चेक करें, यहाँ पर अंडर रूट 23 दिया गया है, तो यहाँ पर 23 का तो वर्गमूल नहीं होता है, तो यह आपकी क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर हम 12 नंबर के ऑप्शंस को चेक करें, यहाँ पर अंडर रूट 225 दिया गया है, तो 225 का जो वर्गमूल होता है, इस प्रकार से यदि हम 225 को यहाँ पर 15 × 15 लिख दें तो यहाँ पर जोड़ी बन जाएगी, वो 15 जो है अंडर रूट से बाहर आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 15 तो एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि हम इसके बटे 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर अंडर रूट 225 का वर्गमूल होता है, इसलिए एक क्या हो जाएगी, परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यदि हम अंडर रूट 49 को चेक करें तो 49 का वर्गमूल भी होता है, क्योंकि इसको हम 7 × 7 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी, 7 बाहर आ जाएंगे और 7 के बटे हम 1 लिख सकते हैं, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी, यह भी परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर यदि हम 5.328, यह भी आपकी क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं कि दशमलव के बाद अंकों की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है। यदि इस प्रकार से आपको संख्या दी जाए, जैसे 2.35,
3 5 3 5 इस प्रकार से अनंत तक यहाँ पर अंकों की पुनरावृत्ति हो तो इस प्रकार की संख्या अपरिमेय संख्या होती हैं। लेकिन यहाँ पर तो संख्याओं की पुनरावृत्ति नहीं हो रही है, तो इस प्रकार से यहाँ पर बा नंबर का ऑप्शन परिमेय संख्या होगा, सा नंबर का ऑप्शन भी परिमेय संख्या हो गया और यहाँ पर दा नंबर का ऑप्शन भी परिमेय संख्या होगा। लेकिन यहाँ पर √23 क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या होगी, क्योंकि इसका कोई वर्गमूल नहीं होता है, √23 का वर्गमूल नहीं होता है। तो इस प्रकार से आ नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा कि क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से अपरिमेय संख्या है, तो इनमें से √23 क्या है, एक अपरिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर 8वां क्वेश्चन दिया गया है कि √3 का दशमलव प्रसार है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि √3 का दशमलव प्रसार क्या होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जो √3 का जो मान होता है 1.732 इस प्रकार से, और आगे भी संख्याएं होती हैं। तो आपको बताना है कि शांत होगा कि अशांत आवर्ती होगा कि अशांत अनावर्ती होगा कि इनमें से कोई नहीं होगा। तो शांत कब होता है, जैसे यदि यहाँ पर आपको इस प्रकार से इसका मान दिया होता है 1.7 दिया होता, तो यहाँ पर ये क्या हो जाता, शांत हो जाता। अब इसके बाद अशांत कब होता है, अशांत आवर्ती। अशांत आवर्ती तब होता है जैसे यदि आपको इस प्रकार से दिया जाए 1.732, बार बार संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, इस प्रकार से 732 इस प्रकार से बार बार संख्याओं की पुनरावृत्ति हो, तो वह क्या होता है, अशांत आवर्ती होता है। और अशांत अनावर्ती कब होता है, जैसे 1 यहाँ पर 732 इस प्रकार से संख्या 5 आ जाए, 6 आ जाए, फिर 4 आ जाए, अर्थात वही की वही संख्या रिपीट ना होकर कोई और संख्या यहाँ पर आ जाए। जैसे यहाँ पर इसका जो मान होता है 1.732 होता है, अब 2 के बाद हो सकता है कि 1 आ जाए, 4 आ जाए, तो इस प्रकार से क्या होता है, अशांत अनावर्ती होता है। तो इस प्रकार से सा नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 9वां क्वेश्चन कि एक परिमेय संख्या का दशमलव निरूपण नहीं हो सकता है। तो जो एक परिमेय संख्या होती है उसका जो दशमलव निरूपण नहीं होता है वह अशांत नहीं होता है। तो यहाँ पर 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 10वां क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी एक अपरिमेय संख्या है। आपको यहाँ पर बताना है कि निम्न में से कौन सी जो है एक अपरिमेय संख्या है। तो यहाँ पर आपको कुछ ऑप्शंस दिए गए हैं, तो सबसे पहले हम पहले ऑप्शंस को चेक करेंगे। तो यहाँ पर आपको पहले ऑप्शन में आपको √16/25 दिया गया है, इस प्रकार से आपको दिया गया है। तो 16 के हम इस प्रकार से गुणनखंड लिख सकते हैं, 4 × 4 लिख सकते हैं, और 25 के गुणनखंड हम 5 × 5 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से जोड़ी बन जाएगी, 4 की जोड़ी बन जाएगी, 4 बाहर आ जाएंगे, 5 की जोड़ी बन जाएगी, 5 बाहर आ जाएंगे, तो 4/5 क्या हो जाएगी, एक परिमेय संख्या हो जाएगी। लेकिन क्वेश्चन में पूछा गया है कि कौन सी एक अपरिमेय संख्या, तो यह आपकी परिमेय संख्या है। इसके बाद यहाँ पर 12 नंबर के ऑप्शन में आपको इस प्रकार से दिया गया √12/√3। तो यहाँ पर यदि हम 3 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर √ आ जाएगा। 3 से यदि हम इसको डिवाइड करें, आपको ध्यान रखना है कि जब भी समान करने वाली यहाँ पर इस प्रकार से हो, यहाँ पर भी 2 की घात है, यहाँ पर भी 2 की घात है, तो हम इसको डिवाइड कर सकते हैं। तो यहाँ पर 3 का भाग यदि हम 12 में करें तो 30 के 12 हो जाएगा, इस प्रकार से √ जाके आ जाएगी। और कर्णी 4 का जो वर्गमूल होता है वह 2 होता है, क्योंकि कर्णी 4 को हम 2 × 2 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी, 2 बाहर आ जाएगी। तो दूसरा ऑप्शन भी एक क्या हो जाएगा, परिमेय संख्या होगा। इसके बाद तीसरे ऑप्शन को यदि हम चेक करें तो तीसरे ऑप्शन में आपको यहाँ पर √225 दिया गया है, √225। तो यहाँ पर 225 का जो वर्गमूल होता है 15 होता है, क्योंकि 225 को हम 15 × 15 लिख सकते हैं, जोड़ी बन जाएगी, 15 बाहर आ जाएगा। तो इस प्रकार से √225 भी एक परिमेय संख्या हो जाएगी। इसके बाद यहाँ पर दा नंबर के ऑप्शन में आपको √11 दिया गया, तो √11 का तो कोई वर्गमूल नहीं होता है। तो इस प्रकार से दा नंबर के ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा, यह क्या हो जाएगी, एक अपरिमेय संख्या हो जाएगी। तो इस प्रकार से आपका एक करेक्ट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर 11वां क्वेश्चन दिया गया है, इस प्रकार से ब्रैकेट में दिया गया है 3 + √3 × 3 - √3 का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ पर एक सर्वसमीका होती है, आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको a + b
इस प्रकार से आपको दिया जाए a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो इसकी जो सरसमीका होती है a वर्ग ऋण b वर्ग होती है। तो यहाँ पर a और b कोई भी संख्या हो सकती हैं, जैसे यहाँ पर a का मान 3 दिया गया है, b का मान √3 दिया गया है, यहाँ पर भी a का मान 3 दिया गया है, b का मान यहाँ पर √3 दिया गया है। तो जब भी आपको इस प्रकार से दिया जाए कि a प्लस बी एक ब्रैकेट में और a माइनस बी दूसरे ब्रैकेट में और इनटू में दिया जाए, तो इसकी जो सरसमीका होती है a वर्ग ऋण b वर्ग होती है। तो यहाँ पर a का मान कितना है 3 है, तो a की जगह a का मान 3 आ जाएगा, वर्ग को हम जाकेता लगाएंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, b की जगह b का मान यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो b का मान √3 होगा, तो b की जगह हम √3 रखेंगे और वर्ग लगाएंगे। तो इस प्रकार से हम इसको आगे सॉल्व करें तो 3 का वर्ग कितना होता है, वर्ग हम कैसे निकालते हैं, यहाँ पर 2 की घात है और 3 पर 2 की घात है, तो जिस पर जितने की घात होती है यहाँ पर 3 पर 2 की घात है, तो 3 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे तो 3 3 का 9 आ जाएगा, तो यहाँ पर 9 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह आ जाएगा। इसके बाद यहाँ पर √3 का वर्ग निकालेंगे, तो यहाँ पर √3 को हमने 2 बार लिखा, गुणा करेंगे तो करनी से संख्या बाहर आ जाएगी। जब भी करनी समान हो, इस प्रकार से करनी के अंदर संख्या समान होती है तो जो संख्या है वह करनी से बाहर आ जाती है। तो √3 का वर्ग कितना होगा, 3 होगा, तो यहाँ पर हमने 3 लिखा। अब इसके बाद 9 में से 3 को माइनस करेंगे, कितने बचेंगे, 6 बचेंगे। तो इस प्रकार से इसको सॉल्व करने पर इसका राइट आंसर कितना होगा, 6 होगा। आपका द नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। आप चाहें तो इसको यहाँ पर गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पर सरसमीका के द्वारा बहुत ही सरल विधि है, इस प्रकार से आप सॉल्व कर सकते हैं। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 12वां क्वेश्चन, 2 पर 0 की घात प्लस में दिया गया है 2 पर 0 की घात अपॉन 2 पर 0 की घात का मान होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि किसी भी संख्या पर 0 की पावर अर्थात 0 की घात होती है तो उसका मान हमेशा क्या होता है, 1 होता है। आप कोई भी संख्या लिखें, यदि उस पर 0 की घात होती है तो उसका मान 1 होता है। तो यहाँ पर 2 पर 0 की घात का मान कितना होगा, 1 होगा, प्लस का चिन्ह लगाएंगे यहाँ पर हम। यहाँ पर 2 पर 0 की घात है तो यहाँ पर भी 1 आ जाएगा, बटे का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर भी 2 पर 0 की घात है तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। अब इसके बाद 1 बटे में लिखें चाहे ना लिखें, 1 माना जाता है, तो यहाँ पर 1 प्लस 1 जोड़ने पर कितने हो जाएंगे, 2 हो जाएंगे, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सामने दिया गया है। तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13, 6/7 का दशमलव प्रसार होगा। तो इस प्रकार से आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो दशमलव प्रसार हम कैसे ज्ञात करते हैं, जब भी आपको इस प्रकार से बटे वाली संख्या दी जाए तो हम नीचे की संख्या का भाग हम ऊपर करते हैं, अर्थात हर का भाग हम अंश में करते हैं। तो 7 का भाग हम 6 में करेंगे, इस प्रकार से इसको आपको रफ में करना है। तो 7 का भाग यदि हम 6 में करें तो 7 का भाग तो 6 में नहीं जाएगा। क्यों नहीं जाएगा, क्योंकि 7 एक बड़ी संख्या है, 6 छोटी संख्या है। तो यहाँ पर 0 आ जाएगा और यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर एक 0 फ्री हो जाएगा। अब 7 का भाग हम 60 में करेंगे, तो यहाँ पर 7 का भाग 60 में कितनी बार जाएगा, 8 बार जाएगा, तो यहाँ पर 56 आ जाएंगे। घटाने पर कितने बचेंगे, 4 बचेंगे। इसके बाद एक 0 फ्री होता है। अब 7 का भाग हम 40 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, यहाँ पर 5 बार जाएगा, 7 पौने 35 हो जाएंगे। तो यहाँ पर घटाने पर कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं 0.85 इस प्रकार से द नंबर के ऑप्शन में दिया गया। और आगे भी आप सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर 7 बार जाएगा, फिर 1 बार जाएगा, फिर 4 बार जाएगा, फिर 2 बार जाएगा। तो इस प्रकार से यदि हम इसका दशमलव प्रसार निकालें तो 0.857142 इस प्रकार से होगा। तो द नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 2 अपरिमेय संख्याओं का योगफल सदैव खालिस्तान संख्या होता है। तो आपको ध्यान रखना है कि यदि हम 2 अपरिमेय संख्याओं को लें और उनको हम जोड़ें अर्थात उनका योगफल करें तो सदैव क्या होती है, एक अपरिमेय संख्या ही होती है। तो 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद 15वां क्वेश्चन दिया गया है,
यहाँ पर इस प्रकार से ब्रैकेट में दिया गया है 100 पर 1/2 की पावर और यहाँ पर होल पावर 2 की दी गई है का मान है। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात के ऊपर घात होती है, यहाँ पर 1/2 की घात है और घात के ऊपर घात है, तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर 100 पर 1/2 की घात पहले से दी गई है और यहाँ पर होल पावर में आपको 2 की घात दी गई है। तो जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का क्या हो जाता है, गुणा हो जाता है। तो 100 पर यहाँ पर घातों का गुणा करेंगे तो इस प्रकार से 100 पर 1/2 की पावर गुणा करेंगे तो यहाँ पर 2 का हम गुणा करेंगे। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ऊपर नीचे 2 समान हैं तो यहाँ पर कैंसिल आउट हो जाएंगे। तो 100 पर कितने की घात आ जाएगी, 1 की घात हो जाएगी और 100 पर 1 की घात का मान कितना होता है, 100 होता है, जो कि आपको ऑप्शन नंबर सामने दिया गया है। तो यहाँ पर 100 इसका राइट आंसर होगा। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा हो जाता है। तो यहाँ पर गुणा हो जाएगा, 2/2 आ जाएंगे, 2 से 2 कैंसिल हो जाएंगे तो केवल कितना बचेगा, 100 बचेगा। तो यहाँ पर 7 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है 64 पर -1/2 की पावर का मान है और यहाँ पर आपको 4 ऑप्शन दिए गए हैं। तो आइए यहाँ पर हम इसको सॉल्व करते हैं। तो 64 पर -1/2 की पावर दी गई है तो 64 को हम इस प्रकार से लिख सकते हैं 8 × 8 और -1/2 की पावर को हमने जांकेता लिखा और 8 यहाँ पर आपको 1 और 1 2 बार दिए गए हैं तो 8 पर हम 2 की घात लगा सकते हैं और -1/2 की घात को हम जांकेता लिखेंगे। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं घात के ऊपर घात दी गई है और जब भी घात के ऊपर घात होती है तो घातों का गुणा होता है। तो 8 पर 2 × -1/2 की घात आ जाएगी। यदि हम गुणा करें तो यहाँ पर ऊपर नीचे समान संख्या दी गई है तो 2 से 2 कैंसिल आउट हो जाएंगे तो 8 पर -1 की घात आ जाएगी। और यदि हम घात को प्लस का बनाएं तो इसके बाटे हम 1 लिख सकते हैं। तो यहाँ पर घात को हम पलट सकते हैं, अर्थात 8 पर -1 की घात दी गई है, यदि हम इसको नीचे ले जाएं तो घात प्लस की हो जाएगी। तो इस प्रकार से यहाँ पर 1/8 आ जाएगा। तो इस प्रकार से इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, 1/8 हो जाएगा। 12 नंबर का ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा। इसके बाद यहाँ पर नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि P/Q के रूप में इस प्रकार से आपको संख्या दी गई है 1.99 अनंत बार दी गई है का मान, जहाँ P और Q पूर्णांक है तथा Q बराबर नहीं है 0 के। तो यहाँ पर हमें इसका मान ज्ञात करना है। तो आइए यहाँ पर हम इस क्वेश्चन को समझते हैं। तो सबसे पहले आपको जो भी संख्या इस प्रकार से दी जाए और आपसे कहा जाए कि P/Q के रूप में व्यक्त कीजिए या फिर लिखिए, तो सबसे पहले जो भी संख्या आपको दी गई है इसको आपको x के बराबर मान लेना है। तो यहाँ पर हमने लिखा x बराबर 1.99। इस प्रकार से आपको संख्या अनंत बार दी गई हैं, इसको आपको समीकरण नंबर 1 मान लेना है। अब इसके बाद यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक ही संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 9 जो है बार बार संख्या रिपीट हो रही है। तो यहाँ पर जब एक ही संख्या बार बार रिपीट होती है तो हम दोनों पक्षों में 10 से गुणा करते हैं। लेकिन यहाँ पर यदि कोई 2 संख्याएं रिपीट होती हैं, जैसे यहाँ पर 1.9595, इस प्रकार से 2 संख्याएं रिपीट होती तो यहाँ पर हम 100 से गुणा करते, क्योंकि 100 में 2 जीरो होते हैं। जब 2 संख्याएं रिपीट हो तो हम 100 से गुणा करते हैं और जब एक ही संख्या यहाँ पर बार बार रिपीट होती है तो हम 10 से गुणा करते हैं। तो यहाँ पर हम लिखेंगे दोनों पक्षों में यहाँ पर हम 10 से गुणा करेंगे, दोनों पक्षों में 10 से गुणा करने पर। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम इन दोनों पक्षों में हम 10 से गुणा करेंगे, इस x में भी करेंगे और इस संख्या में भी हम 10 से गुणा करेंगे। तो यहाँ पर जैसे यदि हम 10 का गुणा x से करेंगे तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। और यहाँ पर यदि हम 10 का गुणा इस संख्या से करेंगे तो यहाँ पर जो हमारा दशमलव है 1 अंक अंदर पहुँच जाएगा इस प्रकार से। तो यहाँ पर 10x आ जाएगा, जो हमारा दशमलव है 1 अंक अंदर खिसक जाएगा इस प्रकार से। अभी यहाँ पर है, यहाँ पर गुणा करेंगे 10 से तो यहाँ पर दशमलव आ जाएगा, तो यहाँ पर 19.99 इस प्रकार से आ जाएंगे। 9 आप चाहें तो कितनी ही बार लिख सकते हैं, लेकिन यहाँ पर समीकरण 1 में आपको 4 9 दिए गए हैं, इसलिए यहाँ पर भी हम दशमलव के बाद 4 9 लिखेंगे। इसको यदि हम समीकरण नंबर 2 नाम दे दें। अब इसके बाद यहाँ पर हम समीकरण 2 में से समीकरण 1 को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हम इस वाले पक्ष में से इस वाले पक्ष को माइनस करेंगे और इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को हम माइनस करेंगे। तो
तो यहाँ पर यदि हम समीकरण 2 माइनस यदि हम 1 करें तो इस प्रकार से हम लिखेंगे समीकरण 2 माइनस 1 से। तो समीकरण 2 में से यदि हम समीकरण 1 को माइनस कर दें तो यहाँ पर 10x में से हम 1x को माइनस करेंगे। तो इस प्रकार से हमने लिखा 10x माइनस x बराबर का चिन्ह लगाएंगे, इस वाले पक्ष में से हम इस वाले पक्ष को माइनस करेंगे। तो यहाँ पर हमने लिखा 19.999 और यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगाएंगे। यहाँ पर हम इस पक्ष को लिखेंगे 1.99, इस प्रकार से हमने लिखा। तो 10x में से 1x को यदि हम माइनस करें तो यहाँ पर 9x बचेंगे, बराबर का चिन्ह लगाएंगे। इसको यदि हम इस प्रकार से लिख लें आपको सरलता होगी घटाने में, 9 इस प्रकार से यहाँ पर। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि जोड़ने या घटाने पर दशमलव वाली संख्या में दशमलव के नीचे दशमलव होना चाहिए। तो यहाँ पर यदि हम दशमलव के नीचे दशमलव लगाएं, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, यहाँ पर 9 आ जाएंगे, 9 आ जाएंगे, यहाँ पर भी 9 आ जाएंगे। यदि हम घटाएं तो यहाँ पर 0 आ जाएगा, 9 में से 9 को घटाएंगे, यहाँ पर भी 0, 9 में से 9 को घटाएंगे 0, यहाँ पर भी 0, दशमलव के नीचे दशमलव आ जाएगा। 19 में से 9 में से यदि हम 1 को माइनस कर दें तो 8 बचेंगे, यहाँ पर 1 जाके था, तो केवल हमारे पास 18 बचेगा और दशमलव के बाद 0 का कोई महत्व नहीं होता है। तो 9x बराबर कितना आ जाएगा, 18 आ जाएगा। अब इसके बाद यहाँ पर यदि हम x का मान ज्ञात करें तो x बराबर कितना हो जाएगा, गुणा की संख्या बटे में आ जाती है। तो यदि हम 9 से इसको डिवाइड करें तो यहाँ पर 2 आ जाएंगे और 2 के बटे हम 1 लिख सकते हैं। तो इस प्रकार से यह आपकी p बटे q अर्थात परिमेय संख्या के रूप में यह संख्या आपकी व्यक्त हो जाएगी। तो x का मान कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा, जो कि आपको ऑप्शन नंबर 7 में दिया गया है। तो यहाँ पर 2 इसका राइट आंसर होगा। तो इस प्रकार से 2 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है इस प्रकार से कि 1/√7 माइनस 2 के परिमेयकरण करने पर प्राप्त संख्या है। तो यहाँ पर आपको हर का परिमेयकरण करना है। तो हम कैसे करते हैं हर का परिमेयकरण, आइए इसको हम समझ लेते हैं। तो सबसे पहले आपको इस प्रकार से संख्या दी गई है 1/√7 माइनस 2। यहाँ पर हमें हर का परिमेयकरण करना है। और हर का परिमेयकरण हम कैसे करते हैं, यदि आपको हर में कोई भी इस प्रकार से संख्या दी जाए तो हम उसका ऊपर नीचे गुणा करते हैं। लेकिन आपको ध्यान रखना है कि चिन्ह बदल देते हैं। यदि यहाँ पर माइनस का है तो हम प्लस का करेंगे, यदि प्लस का होता तो यहाँ पर हम माइनस का करते। तो इस प्रकार से यहाँ पर हम लिखेंगे हर का परिमेयकरण करने पर। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, आपको ध्यानपूर्वक अच्छे से समझना है। हर का परिमेयकरण करने पर तो हर में जो भी आपको संख्या दी गई है इसका हम ऊपर नीचे गुणा करेंगे, लेकिन यहाँ पर हम चिन्ह बदल देते हैं। तो सबसे पहले जो भी आपको संख्या दी गई है संख्या को हमने जाके तक लिखा 1/√7 माइनस 2। अब इसके बाद हर का परिमेयकरण करेंगे तो हम ऊपर नीचे इसी संख्या से गुणा करेंगे, लेकिन हम केवल चिन्ह बदल देंगे। यदि यहाँ पर माइनस का है तो यहाँ पर प्लस का आ जाएगा, और यदि यहाँ पर प्लस का होता तो यहाँ पर माइनस का हो जाता। तो यहाँ पर √7 को हम जाके लिखेंगे, माइनस की जगह हम प्लस का चिन्ह लगाएंगे और यहाँ पर 2 को जाके लिखेंगे। इसी प्रकार से आपको ऊपर नीचे गुणा करना है। तो यहाँ पर हमने √7 प्लस 2 को इस प्रकार से लिखा। तो आपको कुछ नहीं करना है, केवल आपको चिन्ह बदल देना है और इसी संख्या का आपको ऊपर नीचे गुणा कर देना है। तो यहाँ पर हम गुणा करते हैं तो 1 का गुणा ऊपर की संख्या से होगा, तो यहाँ पर जाके संख्या आ जाएगी √7 प्लस 2। और नीचे यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक सरसमीका होती है। इस प्रकार से जब भी आपको इस प्रकार से संख्या दी जाए a माइनस बी और a प्लस बी, तो जो सरसमीका होती है a वर्ग ऋण b वर्ग होती है। आप चाहे तो गुणा भी कर सकते हैं, लेकिन सरसमीका से सॉल्व करना बहुत आसान होगा। तो जब भी आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में और यहाँ पर इनटू में 2 कोष्ठक में इस प्रकार से संख्या दी जाए a प्लस बी a माइनस बी, तो बराबर होता है a वर्ग माइनस b वर्ग। तो यहाँ पर यदि हम तुलना करें तो a का मान √7 होगा, तो इसकी जगह हम √7 लिखेंगे, वर्ग लगाएंगे, माइनस का चिन्ह आ जाएगा, b की जगह b का मान यदि हम तुलना करें तो b का मान यहाँ पर 2 आ जाएगा। तो यहाँ पर हम 2 लिखेंगे, b की जगह वर्ग जाकिता लगाएंगे। तो इस प्रकार से नीचे क्या आ जाएगा, √7 का वर्ग माइनस 2 का वर्ग।
तो आपको इस सर्व समीकरण को आपको अच्छे से ध्यान रखना है कि जब भी आपको इस प्रकार से ब्रैकेट में 2 कोष्टक में इस प्रकार से संख्या दी जाए a माइनस बी a प्लस बी, तो इसके बराबर होता है a वर्ग ऋण b वर्ग। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर यहाँ पर √7 + 2 को हम जाकेता लिखेंगे, नीचे यहाँ पर √7 का वर्ग निकालना है तो √7 का वर्ग निकालेंगे। यहाँ पर 2 की पावर दी गई है तो √7 को हम 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे। तो जब भी इस प्रकार से आपको करनी में संख्या दी जाए और समान संख्या दी जाए, तो जब समान करनी वाली संख्याओं का गुणा होता है तो जो संख्या होती है वह करनी से बाहर आ जाती है। तो √7 का जो वर्गमूल होता है अर्थात जो वर्ग होता है यहाँ पर 7 होता है, तो यहाँ पर नीचे 7 आ जाएगा, माइनस का चिन्ह लगाएंगे। 2 का वर्ग यहाँ पर कितना हो जाएगा, 2 को हम 2 बार लिखेंगे, गुणा करेंगे, 2 दूनी 4 हो जाएगा, तो 2 का वर्ग यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब इसके बाद हम इसको सॉल्व करेंगे तो ऊपर की संख्या को हम जाकेता लिखेंगे, √7 + 2 को हमने जाकेता लिखा। 7 में से यदि हम 4 को माइनस कर दें तो कितने बचेंगे, 3 बचेंगे, यही आपका आंसर हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि आपका आंसर √7 + 2 बटे में 3 दिया गया है। तो इस प्रकार से ऑप्शन नंबर आ आपका राइट आंसर होगा, √7 + 2/3, इस प्रकार से आपका राइट आंसर होगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि निम्न में से कौन सी अपरिमेय संख्या है, आपको बताना है कि कौन सी अपरिमेय संख्या है। तो अपरिमेय संख्या कौन सी संख्या कहलाती है, अंडर वाली संख्या, जैसे √3, √2 और पाई, जिनका वर्गमूल नहीं होता है, और ऐसी दशमलव वाली संख्याएं जिनकी पुनरावृत्ति बार बार होती है। तो यहाँ पर 0.23 एक परिमेय संख्या है, यहाँ पर 0.23 यह भी एक परिमेय संख्या है, और यहाँ पर 0.2325 यह भी क्या है, एक परिमेय संख्या है। लेकिन 2 नंबर के ऑप्शन में यहाँ पर आप देख सकते हैं कि संख्या बार बार रिपीट हो रही है, 0.230 230, इस प्रकार से संख्याएं बार बार रिपीट हो रही हैं और अनंत तक जा रही हैं। तो इस प्रकार की संख्याएं क्या होती हैं, अपरिमेय संख्या होती हैं। तो 2 नंबर का ऑप्शन आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो इस प्रकार से अध्याय 1 क्वेश्चंस बैंक जो आपको प्रश्नांक 1 में सही विकल्प दिए गए थे सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन हो जाएगा। इसके नेक्स्ट वीडियो में आपको प्रश्नांक 2 में रिक्त स्थान, सही जोड़ियाँ, सत्य असत और एक शब्द में उत्तर, इन सभी का सॉल्यूशन आपको नेक्स्ट वीडियो में जल्द से जल्द उपलब्ध किया जाएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, और यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।